कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, वगैरह। इन सवालों के बिना हमारी जिंदगी नहीं हो सकती। और जब छपाई शुरू हुई तो ज्यादातर जबानों में स्टैंडर्डाइज कर दिया एक क्वेश्चन मार्क, यानी वो नॉर्मल सवाल, नॉर्मल जो बातचीत है, सवाल उससे ज्यादा अहमियत रखता है। पता नहीं मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, लेकिन सवाल इंसान के लिए नॉर्मल स्टेटमेंट से अहम हो चुका था। हालांकि इसकी हिस्ट्री में जाएं तो बहुत पीछे मेसोपोटामिया में भी हमको दिखाई देता है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन मार्क्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, पर सवाल नॉर्मल स्टेटमेंट से अलग था, ये इंसान को एहसास हो गया। अब अगर इन सवालों के ऊपर हम नजर डालें तो दो तरह के सवाल मुझे दिखाई दिए। एक वो सवाल जिनको मैं मेटा क्वेश्चन कहता हूं या सोफिक क्वेश्चन कहता हूं, जिनको बार बार मानवता ने पूछा। और एक वो सवाल जो हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अहम होते हैं, पर उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। चाबी कहां रखी है, जैसे ही चाबी मिल गई वैसे ही यह सवाल खत्म। इसकी जिंदगी बहुत छोटी, आप कब लौट के आएंगे इसका जवाब मिला, सवाल खत्म। और ये कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये लगातार पूछे इंसानियत, और पिछले लाखों नहीं तो हजारों सालों से तो पूछा ही। इस ब्रह्मांड की रचना किसने की, यह सवाल लगातार पूछा। यह सवाल कि जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है, यानी जिंदगी कैसे किसी जीव के अंदर आती है और वो क्यों मर जाता है, ये सवाल बार बार पूछा इंसान। तो अब मेरे सामने दो श्रेणियां थी सवाल, एक को भूल सकते हैं पर दूसरा अहम था। और मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे जो मिथक हैं वो इन सवालों के जवाब, और कुछ मिथक बहुत खूबसूरत जवाब। हमें एक कहानी में पता लगता है अफ्रीका की कि 6 तत्व बनाए, पत्थर से लोहा बनाया, लोहे से आग बनाई, आग से हवा बनाई, हवा से पानी बनाया, और फिर सारी चीजें मिला करके इंसान। अब अगर आप देखें तो यहां 6 तत्व हैं। समाज धीरे 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 बदलता है, और किसी सभ्यता में हमको ऐसा मिथक मिलता है जिसमें 4 तत्व हैं, किसी सभ्यता में हमको ये मिलता है कि 5 तत्व। ये खूबसूरत मॉडल हैं। अगर अंग्रेजी जबान को इस्तेमाल करूं तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, हम काहे से बने। अगर आप बाइबल को उठा करके देखें, तौरात को उठा करके देखें, कुरान को उठा करके देखें, या आप ऋग्वेद को उठा करके, आपको ये 4 तत्व और 5 तत्व वाला मामला, क्योंकि कुछ जगह पे रूह या स्पिरिट या आत्मा शामिल हो जाती है, एक तत्व बन जाती है।
तो ऐसा लगता है कि ये मिथक जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इनका आपस में ताल्लुक है। ज्यादातर मिथकों में दो तीन तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जब कुछ नहीं था तो एक अंडा था, जब कुछ नहीं था तो सिर्फ पानी था, जब कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं। ये है मिथक जो हमें ज्यादातर कहानियों में दिखाई देते। ऋग्वेद एक जगह बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि जब कुछ भी नहीं था तो अंधेरे में लिपटा हुआ अंधेरा था, न वक्त था न वक्त का अभाव था, न मौत थी न मौत का अभाव था। किसे पता, किसे खबर है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना? फिर कहता है कि शायद देवों को पता, पर देवों को कैसे पता हो? वो तो इस ब्रह्मांड के बनने के बाद पैदा हो। फिर आगे बढ़ के कहता है कि शायद उसे पता हो जो इसका रचयिता है, और आखिर में कहता है शायद उसे भी पता हो। ये जो डाउट का एलिमेंट है ये हमें दुनिया के सारे ग्रंथों में दिखाई देता है। इसमें दो चीजें तलाश करना बहुत जरूरी है। एक, डाउट का एलिमेंट जरूर मौजूद है, और दूसरी ये कि जब तक इंसान ने हाथ से बनाना नहीं शुरू किया तब तक शायद किसी रचयिता का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जब खुद रचना शुरू किया तब फिर रचयिता का ख्याल पैदा हुआ। और इसीलिए जैसे जैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया मानव, वैसे वैसे इन मिथकों में बदलाव भी आते हैं। शुरुआत के पीरियड में एक गॉड, एक खुदा, एक रचयिता नहीं है, अलग अलग चीजों के अलग अलग रचयिता। और मेसोपोटामिया में यहां तक पहुंचा मामला कि जब औरत और मर्द के बीच की खाई पैदा हो गई समाज के अंदर, और औरत को अधीन बना दिया गया मर्द के, तो एक भगवान औरतों के अफेयर्स का भगवान भी, एक नई मिनिस्ट्री खुल गई। उसका काम था औरतों को नियंत्रण में रखना, महिलाओं को। तो अगर हम इन मिथकों को देखें तो सीढ़ी ब सीढ़ी ये ज्यादा से ज्यादा जटिल होते चले जाते हैं, जैसे जैसे समाज जटिल होता है। और जब एक राजा का तस्वीर आता है तब हमें एक ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट भगवान का भी तस्वीर दिखाई दे। इन मिथकों का गहरा ताल्लुक है उसी सवाल से जिसकी मैं बात कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, किसने रचा।
अब सवाल मेरे सामने ये था कि साइंस का सवाल, विज्ञान का सवाल क्या है और विज्ञान के बाहर का सवाल क्या है। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बारे में, तो हमें पता लगता है कि दो तरह की विचारधाराएं हर सभ्यता में मौजूद है, हमारी सभ्यता में भी मौजूद है। एक तरफ चार्वाक है, बृहस्पति। ये जो फिलॉसफी है ये देश में कह रही है, हमारे यहां की फिलॉसफी है, जो स्कूल्स हैं दर्शन के, उनमें से एक चार्वाक है। चार्वाक फिलॉसफी या बृहस्पति फिलॉसफी जो है उसका कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता, और उसके बारे में हमें जो पता लगता है वो उसके क्रिटिसिज्म से पता लगता है। यानी उसको गलत ठहराने वालों का हमें एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने उसके बारे में डिस्कशन किया और हमें उसके बारे में पता लगा। उनके अपने ग्रंथ कायम हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका ऑपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग था कि उनके ग्रंथ ही कायम। वो 3-4 चीजें कहते हैं, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जा रहा। एक तो ये कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे बुरी चीज है दुख, दुख से दूर रहना। और एक जगह कहते हैं इस फिलॉसफी में कि धर्म और आत्मा कुछ नहीं होती, हमारे जो 5 सेंस हैं उनसे जो कुछ हमें पता लगता है बस वही सच है। धर्म और आत्मा चतुर लोगों के बनाए हुए आम सीधे साधे इंसान को बेवकूफ बनाने के औजार। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत घातक किस्म की बात है जो आज भी कहना मुश्किल। ये लगभग 2500-3000 साल पहले कही जाना हमारे देश। तो एक तरफ तो ये ट्रेंड है जहां आगे बढ़ करके बुद्धा कह रहे हैं, गौतम, कि किसी बात को तब तक इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरु ने कही, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ज्यादातर लोग मानते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो तुम्हारे ग्रंथों में लिखी, किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे पूर्वजों से तुम तक आई, वगैरह वगैरह। और फिर वो कहते हैं कि बात को अपनी तर्कों पर टेस्ट करो और जब उन्हें मान लो तो पूरी मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तो हमारे यहां भी एक तरफ ये है फलसफा और दूसरी तरफ 4 वर्ण। यहां से कोई पैदा हुआ, कोई यहां से पैदा हुआ, कोई यहां से पैदा। तो जो सामाजिक ढांचा बन रहा है हमारे देश में वो चारवाक की और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में नहीं बन रहा, वो वर्ण व्यवस्था की फिलॉसफी पर बन रहा है। और वो बहुत मजबूत ढांचा है, उसको हम आज तक पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए। अब जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये आता है, फिर हम विज्ञान का सवाल की बात कहां से उठेगी। तो खंगालते खंगालते एडम स्मिथ हो, कार्ल मार्क्स हो, एंगल्स हो, लेनिन हो,
हमारे यहाँ गांधी हो, नेहरू हो, आइंस्टाइन हो, सब ने कोशिश की कि किसी सूरत से साइंस को परिभाषित। परेशानी ये थी कि साइंस तो बिल्कुल एमीबा की तरह थी, रोज बदलने वाली, परिभाषित कैसे? क्योंकि जब तक आप परिभाषित करने के चलते थे, कुछ नए आयाम जुड़ जाते थे। पर यहां दो लोगों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक पॉपर, कार्ल पॉपर एक फिलोसोफर गुजरे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक छोटी सी परिभाषा दी साइंस। उन्होंने ये कहा कि जब तक किसी दावे के अंदर गलत साबित होने की क्षमता ना हो, हम उसे साइंस का दावा नहीं मान सकते। और एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। ये इतनी जटिल बात को बड़े आराम से समझा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये दावा किया जाए कि सारे हंस सफेद रंग के हैं, तो ये साइंस का दावा होगा। क्यों? इसलिए कि अगर एक भी हंस काला मिल गया तो ये दावे को गलत साबित किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो चांद पर बुढ़िया चरखा काटती है, ये एक साइंस का दावा है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर निहित है कि इसे गलत साबित किया जा सकता है। आप चांद पे जाइए, वहां बुढ़िया या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर अगर इसी दावे को थोड़ा सा बदल दें कि चांद पर बुढ़िया चरखा काटती है, और जब हम वहां जाएंगे तो नजरों से ओझल हो जाएगी, तब यह साइंस का दावा नहीं है, क्योंकि अब इसे गलत या सही साबित नहीं किया जा सकता। यह खूबसूरत परिभाषा थी साइंस के एक एस्पेक्ट की। कून ने एक और खूबसूरत बात कही। कून ने कहा कि साइंस जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ती है, और फिर उसमें एक इनकलाबी बदलाव आता है। जमीन चपटी थी, धीरे धीरे लोगों को यकीन था कि चपटी है, और फिर एकदम से बदलाव आया, जमीन गोल हो गई। जमीन बहुत दिनों तक केंद्र में थी ब्रह्मांड की, और फिर उसमें बदलाव आया कि वो ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर निकला, सूरज केंद्र में। फिर एक और बदलाव आया कि सूरज भी बीच में नहीं रहा। अब एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि भाई अगर सूरज भी केंद्र में नहीं है, जमीन भी केंद्र में नहीं है, तो ये सब टिका हुआ कैसे? तब फिर एक इनकलाबी बदलाव आया, और न्यूटन ने कहा कि सब कुछ गुरुत्वाकर्षण की वजह से टिका हुआ है। जमीन चक्कर लगा रही है सूरज के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से। सूरज और चांद सितारे अपनी अपनी जगह पे इसलिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण। ये एक बहुत बड़ा। लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन आए और उन्होंने फिर गड़बड़ कर दी। ये साइंटिस्ट होते ही गड़बड़ कर, ये चैन से नहीं जीने देते, अपनी बात ही उल्टी सीधी करके काट देते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण तो फोर्स ही नहीं है, तो फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। पर आइंस्टाइन ने भी एक गलती की। उन्होंने कहा
क्योंकि न्यूटन ने ये बात कही थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ। तो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में एक कांस्टेंट डाला। उनकी इक्वेशन ये कह रही थी कि रुका हुआ नहीं रह सकता, या तो कोलैप्स कर जाएगा और या फिर फैल जाएगा। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में एक खास कांस्टेंट डाला ताकि वो ये साबित कर सकें कि ये ब्रह्मांड रुका हुआ है। अब लामात्र और वो खड़े हो गए, हबल, उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। सारा एविडेंस हमें ये बता रहा है कि ये ब्रह्मांड को फैल रहा है और लगातार फैलता जा रहा है, और इसके फैलने की तेजी भी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट हो। आइंस्टाइन ने मजाक उड़ाया और कहा कि योर फिजिक्स, योर मैथमेटिक्स कुड बी गुड, बट योर फिजिक्स इज एट्रोशियस। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं, कोई नहीं समझ। पर बहुत जल्दी यह साबित हो गया कि पूरे के पूरे कॉस्मोस लगातार फैलता जा रहा है। आइंस्टाइन ने माफी मांगी और लिख करके माफी मांगी और ये कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आइंस्टाइन जैसा दिमाग गलत साबित होने पर अपनी गलती की माफी मांगने के लिए